हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेस्ट ऑडियो बुक्स में। दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो एक रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है जिसका नाम है गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स। इस कहानी को 1872 में पब्लिश किया गया था। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बिना किसी जुल्म को किए सजा भुगतता है। बाद में उसकी ये कहानी एक दृष्टांत का रूप ले लेती है। तो वो व्यक्ति कौन है, उसने क्या जुल्म किया या नहीं किया और उसे सज़ा क्यों मिली। तो आइए शुरू करते हैं। व्लादिमीर नाम का एक गांव था। वहाँ पर इवान दमित्रिच अक्सिनाव नाम का एक व्यक्ति, एक मर्चेंट रहता था। उसका एक घर था, 2 दुकानें थी। अक्सिनाव काफ़ी सुंदर और कर्ली बालों वाला व्यक्ति था। वो एक मनोरंजक इंसान था। उसे सिंगिंग करना पसंद था, गिटार बजाना पसंद था। और लेकिन कुछ टाइम बाद उसे एक बुरी लत लग गई। वो ड्रिंक करने लग गया। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उसने इस आदत को छोड़ दिया। गर्मियों के दिनों में एक बार अक्सिनाव ने एक मेले में जाने का सोचा जिसका नाम था निज़्नी फेयर। तो वहाँ जाने से पहले जब वो अपनी फैमिली को गुड बाय कर रहा था तब उसकी पत्नी ने कहा, इवान, आज यात्रा शुरू मत करो, मैंने तुम्हारे बारे में एक बुरा सपना देखा है। अक्सनाव हंसता है और कहता है, तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैं मेले में जाऊंगा तो मैं मौज मस्ती करूंगा। उसकी वाइफ रिप्लाई करती है, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में एक सपना देखा है जो बुरा था। और उसमें मैंने देखा कि जब तुम टाउन में वापस आए और तुमने अपनी कैप उतारी तो तुम्हारे सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। अक्सिनाव हंसता है और कहता है, ये तो एक लकी साइन है। तो अब मैं चलता हूँ और जब मेरा सारा सामान बिक जाएगा और मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट भी लाऊँगा। तो वो अपनी फैमिली को गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। जब वो यात्रा लगभग आधे रास्ते तक हो जाती है तभी वहाँ पर उसे एक इन दिखाई देता है और वो रात के ठहराव के लिए उस इन में रुक जाता है। वहाँ पर उसे एक और मर्चेंट मिलता है तो वो पास में बैठकर आराम से चाय वगैरह लेते हैं और रात को अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। अक्सिनाव को ज़्यादा देर से सोने की आदत नहीं थी और उसे सुबह ठंड में यात्रा करना पसंद था। इसलिए वो जल्दी ही उठता है और अपने ड्राइवर को घोड़े तैयार करने के लिए कहता है और तब तक वो पास में ही बने कॉटेज में जहाँ पर उसे इनका मालिक रहता था उसे अपना बिल पे करता है। उसके बाद जब वो यात्रा शुरू करते हैं तो लगभग 25 मील के बाद उसे अपने घोड़ों को कुछ खिलाने के लिए रुकना पड़ता है। वहाँ पर वो रुकता है और चाय का ऑर्डर करता है और तब तक अपना गिटार बजाना शुरू कर देता है। तभी उसे पास में ही एक ऑफिशियल गाड़ी जिस पे बेल्स वगैरह लग रही थी वो दिखाई देती है। उसके पीछे पीछे 2 सोल्जर्स भी होते हैं और वो वहाँ पर आकर के अक्सिनाव से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आप कहाँ से आए हो, आप कल कहाँ थे। अक्सिनाव उनके उत्तर देता है और उनसे कहता है कि आप मेरे साथ बैठकर चाय पियेंगे। लेकिन वो उसे दोबारा से क्वेश्चन करने लगते हैं कि आपने कल रात को अपनी जो रात है वो कहाँ बिताई थी, क्या आप अकेले थे या आपके साथ कोई और भी था, और क्या अगर वो व्यापारी आपके साथ था तो क्या आप सुबह यहाँ आने से पहले आप उससे मिले थे। तो इस तरह के क्वेश्चन से अक्सिनाव को थोड़ी सी हैरानी हो जाती है और तब वो कहता है कि आप मुझसे ये सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, जैसे मानो मैं कोई चोर हूँ या लुटेरा। तो इसके बाद वो कहता है कि मैं तो अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ और आपको इस तरह से मुझसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। तब वो सोल्जर कहता है कि मैं इसी जिले का एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तुमसे ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि जो व्यापारी तुम्हारे साथ था वह सुबह उसका गला कटा हुआ मिला और हमने काफ़ी चीज़ें सर्च की। उसके बाद वो उस घर में जाते हैं और अक्सिनाव की चीज़ों को सर्च करने लग जाते हैं। तभी वहाँ से एक व्यक्ति एक हाथ में नाइफ लेकर के आता है और पूछता है, ये चाकू किसका है। एक्चुअली उस चाकू पे खून लग रहा होता है। तो अक्सिनाव उसे देखता है। जब उस ब्लड से भरे हुए चाकू को देखता है तो वो एकदम बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पुलिस वाले अभी भी पूछ रहे हैं कि ये चाकू किसका है। तो अक्सिनाव आंसर देने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। वो लड़खड़ाता है और कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि वो मर्चेंट सुबह जिसका गला कटा हुआ मिला, साथ में उसके कुछ रुपए भी चोरी हुए थे। फिर वो पुलिस वाले कहते हैं कि वो रूम हमें अंदर से बंद मिला था
और अब ये चाकू जिस पर खून लगा है वो हमें तुम्हारे बैग से मिला है, और तुम्हारे फेस के जो एक्सप्रेशन है उससे भी यही लग रहा है कि तुमने ही उस व्यापारी को मारा है। तब अक्सिनाव शपथ लेता है कि मैंने नहीं मारा है, हम साथ साथ थे, हमने चाय पी, लेकिन अब मेरे पास मेरे 8,000 रूबल्स के अलावा कुछ भी नहीं है और मुझे नहीं पता ये चाकू कहाँ से आया है। और ऐसा कहते हुए उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। तब पुलिस ऑफिसर ने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि तुम अक्सिनाव को बांधो और गाड़ी में फेंक दो, और वो सैनिक भी वैसा ही करते हैं, उसे बांधते हैं और गाड़ी में फेंक देते हैं। अक्सिनाव काफ़ी रो रहा होता है और मदद के लिए कह रहा होता है, लेकिन सारे सोल्जर्स उसका जितना भी सामान होते हैं वो सब कुछ ले लेते हैं और उसे पास की ही एक जेल में डाल देते हैं। उससे काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ की जाती हैं, उस मर्चेंट के और उसके जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, उस टाउन के लोग होते हैं, वो वहाँ पर आते हैं। तब उस पर सज़ा जब चल रही होती है तब कहा जाता है कि एक व्यापारी जिसका नाम रयाजान था, उसके लगभग 20,000 रूबल्स को चुरा करके ये आया है और साथ ही इसने उसका मर्डर भी किया है। तो इवान की जो वाइफ होती है वो भी वहीं पर होती है जब वो केस चल रहा होता है। उसे नहीं पता कि वो उस चीज़ों पर विश्वास करे या नहीं करे। उसकी पत्नी के साथ उसके 2 बच्चे भी होते हैं, जिनमें से एक बच्चा तो इतना छोटा है कि वो अभी अपनी माँ का दूध ही पीता है। इसके बाद अक्सिनाव को जेल में ले जाया जाता है। इसके बाद उसकी जो पत्नी होती है वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर जाती है और काफ़ी बेगिंग करती है कि मुझे उससे मिलने के दिया जाए। पहले तो उसे नहीं माना जाता, लेकिन बाद में उसे उनसे मिलने दिया जाता है। तो उसकी पत्नी वहाँ पर बैठी होती है। जब वो अपने पति को देखती है कि उसे प्रिजन की ड्रेस में कॉन्विक्ट्स की तरह रखा गया है, चेन्स में बांधा गया है, जैसे मानो एक क्रिमिनल हो, तो वो वहाँ पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तब वो उसे बताती है कि घर में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। अक्सिनाव उसे पूरी कहानी सुना देता है और फिर वह उससे कहता है कि एक जार ही है जो हमारी मदद कर सकता है और वो एक निर्दोष व्यक्ति को कभी भी सज़ा नहीं होने देगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैंने जार के पास भी पिटीशन दायर की थी, लेकिन उसके पास बहुत सारे काम है, इसलिए उसने उसे एक्सेप्ट नहीं की। फिर अक्सिनाव कुछ भी आंसर नहीं देता है, बस नीचे मुँह करके बैठा रहता है। उसकी पत्नी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने सपना देखा है कि जब तुम गाँव आओगे तब तक तुम्हारे सारे बाल सफ़ेद हो चुके होंगे, क्या तुम्हें याद है? तब वो फिंगर्स को अपने हेयर में डालता है और कहता है कि मुझे वो सब चीज़ें याद है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि प्रिय मुझे बताओ सच क्या है, क्या तुमने इसे किया है या नहीं? तो अक्सिनाव बहुत हैरान हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है? और इस तरह से वो अपना चेहरा अपने हाथों के बीच में छुपा लेता है और रोने लगता है। तभी एक सोल्जर पीछे से आकर आवाज़ लगाता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। अक्सिनाव अपनी उस फैमिली को लास्ट टाइम मिल रहा होता है। इसके बाद जब वो सब चले जाते हैं तब अक्सिनाव को याद आता है कि उसकी पत्नी ने भी उस पर शक किया है। तब वो अपने आप से कहता है कि ईश्वर जानता है सच क्या है और वही एक है जो मेरी मदद करेगा। इस तरह से वो दया के लिए ईश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करना शुरू कर देता है। और अक्सिनाव अब किसी को भी पिटीशन नहीं रखता, किसी को भी पिटीशन दायर नहीं करता है। उसके पास केवल एक उम्मीद है, तो सिर्फ ईश्वर की, और वो प्रार्थनाओं में विश्वास करता है। फिर अक्सिनाव को बहुत सारे कोड़े मारे जाते हैं और उनमें से काफ़ी घाव हो जाते हैं, और जब वो घाव भर जाते हैं उसके बाद उसे अन्य अपराधियों की तरह साइबेरिया में भेज दिया जाता है। अब लगभग 26 साल बीत गए हैं उन 26 ईयर्स में से साइबेरिया में एज ए कन्विक्ट रहते हुए। उसके सारे बाल बर्फ़ के समान सफ़ेद हो चुके हैं, उसकी दाढ़ी काफ़ी लंबी हो चुकी है जो भी सफ़ेद रंग की है, उसकी सारी शक्तियाँ जा चुकी हैं, वो झुककर चलने लगा है और यहाँ तक कि उसे चलने में भी काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे चलता है। वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता और ना ही ज़्यादा हंसता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उस ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आपको सच पता है और अब आप ही इंसाफ करोगे। अक्सिनाव ने जेल में रहते हुए जूते बनाना शुरू करा था और इस तरह से उसे कुछ पैसे भी मिले थे। फिर वो उस पैसों से एक पुस्तक खरीदता है जिसका नाम है द लाइव्स ऑफ द सैंड्स। वो उस पुस्तक को वहाँ पर पढ़ता है
कैदियों को सुनाता है। संडे को चर्च में वो जब समूह सब बैठा होता है सभी लोगों का, वहाँ पर गाता भी है क्योंकि उसकी आवाज़ अभी भी अच्छी है और जैसा पहले बताया गया था कि उसको सिंगिंग का काफ़ी शौक़ था। प्रिजन की जो अथॉरिटी वगैरह होती हैं वो अक्सिनाव की इस विनम्रता पर काफ़ी खुश होती है और साथ के जो कैदी लोग होते हैं वो उसे काफ़ी रेस्पेक्ट देते हैं और वहाँ के सभी लोगों से ग्रैंडफादर या सेंट कहकर पुकारते हैं। और जब साथी प्रिजनर्स को कोई भी पिटीशन करनी होती है या प्रिजन के अथॉरिटी से कुछ मांगना होता है तो वो अक्सिनाव को ही हमेशा अपना वक्ता बनाते हैं। और जब कभी भी जेल में कैदियों के बीच में कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है तो उसको सुलझाने का काम भी अक्सिनाव ही करता है। लेकिन अक्सिनाव के पास आज तक अपने घर से कोई भी न्यूज़ नहीं आती। उसे ये भी नहीं पता होता कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे अब जिंदा भी हैं या नहीं। तभी एक दिन जेल में कुछ नए कैदियों का एक गैंग आता है। शाम के समय में सारे पुराने जो कैदी होते हैं वो मिलकर उस नए लोगों के पास जाते हैं, उनके गांव का और उन्होंने क्या जुल्म किया है, किस लिए उन्हें सज़ा मिली है, ये सब चीज़ें पूछने लगते हैं। वहीं पर अक्सिनाव चुपचाप बैठा होता है और उनकी बातों को नीचा मुँह करके सुन रहा होता है। तभी एक नया कैदी जो काफ़ी लंबा है, लगभग 60 वर्ष का है, उसकी सफ़ेद रंग की दाढ़ी है, उसे भी कैद किया जाता है और वो कहता है, फ्रेंड्स, मुझे जो यहाँ पर लाया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक घोड़े के लिए। मैंने एक घोड़ा जो कि मेरे दोस्त का था उसे मैंने लेकर के और अपनी गाड़ी से बांध दिया ताकि मैं जल्दी से घर पहुँच जाऊँ और उसके बाद मैं उस घोड़े को जाने देता। और क्योंकि वो जो जिसका घोड़ा था वो मेरा फ्रेंड था इसलिए मुझे पकड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहा और मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे पकड़ करके यहाँ ले आए, जबकि मैंने चोरी भी नहीं की थी। और एक बार मैंने वास्तव में एक गलत काम किया था, उसके लिए मैं यहाँ आया था लेकिन मैं बच गया था। और अब जब मैंने कुछ किया भी नहीं है तो मुझे ये लोग यहाँ पर पकड़ कर ले आए हैं। लेकिन पहले भी मैं साइबेरिया में काफ़ी लंबे समय तक नहीं रुका था, तो ऐसा ही इस बार है। तभी एक व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, और वो व्यक्ति कहता है कि मैं व्लादिमिर से हूँ, मेरा वो होम टाउन है और मेरा जो नाम है वो मार्कर सेम्योनिच है और लोग मुझे सेम्योनिच भी कहते हैं। और तभी अक्सिनाव ने अपना सिर ऊँचा किया और पूछा, सेम्योनिच, क्या तुम व्लादिमिर के एक व्यापारी जिसका नाम अक्सिनाव था उसके बारे में जानते हो? क्या उसका जो परिवार है वो अभी तक जिंदा है? तो वो व्यक्ति कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। अक्सिनाव काफ़ी रिच थे और उनका जो पिता है वो साइबेरिया में है, हमारी तरह ही वो भी एक कैदी है। और तब वो कहते हैं कि ग्रैंडडैड, आप यहाँ पे कहाँ से आए हो? लेकिन अक्सिनाव उसे कुछ भी नहीं बताता है। वो सिर्फ एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि मैं मेरे अपराधों के लिए यहाँ पर लगभग 26 साल से हूँ। तो मार्कस सेम्योनिच पूछता है कि आपने क्या अपराध किया है, लेकिन अक्सिनाव उसे कुछ भी नहीं कहता है और सिर्फ इतना कहता है कि मैं इसके लिए डिज़र्विंग हूँ, यानी मैं डिज़र्व करता था इसीलिए मुझे यहाँ पर लाया गया है, और वो इसके बारे में कुछ नहीं कहता। तभी जो उसके साथी होते हैं वो अक्सिनाव के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह से साइबेरिया में इसे लाया गया है, किस तरह से एक मर्चेंट को किसी अन्य व्यक्ति ने मारा था और उसने मार करके अपना चाकू इसके बैग में डाल दिया, जिसके कारण इसे बिना वजह यहाँ पर सज़ा को भुगतना पड़ रहा है। और जब मार्कस सेम्योनिच इस बात को सुनता है तो अक्सिनाव को देखता है, अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, वंडरफुल, तुम कितने बड़े हो ग्रैंडडैड। और सभी लोग थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं कि ये अक्सिनाव को जानता है क्या पहले, लेकिन मार्कस सेम्योनिच कोई उत्तर नहीं देता है। वो सिर्फ यही कहता है कि ये बहुत वंडरफुल है कि आज हम दोबारा से यहाँ पर मिले। अक्सिनाव को उसके ये शब्द काफ़ी अजीब लगते हैं और उसे कहीं ना कहीं यकीन हो जाता है कि यही वो व्यक्ति है जिसने उस मर्चेंट को मारा था, या फिर ये वो व्यक्ति है जिसे पता है कि उस मर्चेंट को किसने मारा था। तो अक्सिनाव उससे पूछता है, क्या तुम्हें उस मैटर के बारे में पता है? क्या तुमने मुझे पहले कभी देखा है? तो वो व्यक्ति कहता है कि ये संसार पूरी तरह अफवाहों से भरा हुआ है और इस बात को तो काफ़ी लंबा समय हो गया है और मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तो अक्सिनाव कहता है कि शायद तुमने सुना हो कि उस मर्चेंट को किसने मारा है। तो वो सेम्योनिच हंसता है और उत्तर देता है कि जिसके बैग में भी ये नाइफ़ मिला है
उसी ने ही उसे मारा है। अब चाहे वास्तव में उसने मारा हो या नहीं। और वैसे भी कोई व्यक्ति उस बैग में एक चाकू कैसे रख सकता है जबकि वो बैग तुम्हारे सिर के नीचे था। तो अक्सिनाव जब ये शब्द सुनता है तो उसको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि यही वो व्यक्ति है जिसने उसे मारा था। तो वो वहाँ से खड़ा होता है और चला जाता है। इसके बाद अक्सिनाव पूरी रात लेटा रहता है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वो बहुत अनहैप्पी फील करता है। उसके माइंड में वो सारी इमेजेस घूम रही होती हैं जब वो मेले के लिए निकला था, अपनी वाइफ को प्रेजेंट देने का वादा किया था, अपनी पत्नी का चेहरा, उसकी वो हंसती हुई बातें, ये सब चीज़ें उसके सामने आती हैं। तभी वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है जो कि बहुत छोटे थे, और एक तो इतना छोटा था जो अपनी माँ की गोद में ही था। तो इन सब चीज़ों को जब वो याद कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि वो कितना यंग था, कितना खुश रहता था, कैसे अपना गिटार बजाता था, और किस तरह से उस दिन जब वो गिटार बजा रहा था उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था, और बिना किसी वजह के आज वो 26 सालों तक यहाँ पर एक कैदी का जीवन बिता रहा है। और किस तरह से वो प्रीमेच्योर ओल्ड एज का भुगत रहा है, यानी उसके एज जो है समय से पहले ही वो बूढ़ा दिखने लग गया है। और इन सब चीज़ों से वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो खुद को मारने की सोचने लग जाता है। तभी अक्सिनाव सोचता है कि ये सब काम तो विलन के होते हैं, लेकिन उसे मार्कस एम्यूनिच से बदला लेने की इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि वो सोचता है कि मैं इससे बदला लूँगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद ही नष्ट क्यों ना हो जाना पड़े। लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता, तो वो प्रेयर्स करने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती है। तो वो एक रास्ता सोचता है कि वो मार्कस एम्यूनिच को बिल्कुल भी नहीं देखेगा, जितना हो सकेगा उसे इग्नोर करेगा। और इस तरह से करते हुए लगभग एक पखवाड़ा बीत जाता है। तभी एक रात को जब वो जेल में घूम रहा होता है, उसे कुछ मिट्टी बाहर आते हुए नोटिस होती है एक शेल्फ के नीचे से। वो शेल्फ जहाँ पर रात को कैदी वगैरह सोते हैं। तब वो वहाँ पर रुकता है और देखता है कि उस शेल्फ के नीचे से मेकर्स एम्यूनिच है वो बाहर निकलता है। और जैसे ही वो अक्सिनाव को देखता है तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। अक्सिनाव उसे बिना देखे वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो मार्कस उसका हाथ पकड़ लेता है और उस खड्डे से बाहर आता है और कहता है कि यहाँ पर मैं प्रतिदिन एक थोड़ा सा खड्डा करता हूँ और अपने हाई शूज़ जो जूते हैं काफ़ी ऊंचे हैं उनमें मैं मिट्टी भरता हूँ, और जब हम बाहर किसी काम के लिए जाते हैं तो उसे खाली करता हूँ। और इस तरह से मैं एक रास्ता बना रहा हूँ जहाँ से तुम भी मेरे साथ निकल सकते हो, और अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो वो लोग मुझे मारेंगे, उससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूँगा। तो अक्सिनाव वो अपने उस दुश्मन पे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो उससे अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें मुझे मारने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम तो मुझे काफ़ी लंबे समय पहले ही मार चुके हो, और अब जो भी है वो ईश्वर के भरोसे है। अगले दिन जब वो कैदी बाहर जाते हैं काम के लिए, तभी सोल्जर नोटिस करता है कि यहाँ पर एक या दो कैदी शायद अपने जूतों में से मिट्टी खाली कर रहे हैं। तो पूरी जेल की तलाशी होती है और वहाँ पर उन्हें एक सुरंग मिलती है। तब वहाँ पर काफ़ी बड़े पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो सभी कैदियों से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये यहाँ पर जो खड्डा है, ये जो टनल है, ये किसने खोदी है। सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेकर के डर के मारे कि वो उन्हें मार देगा कोई भी कुछ नहीं कहता है। तब वो व्यक्ति, जब वो गवर्नर है, वो अक्सिनाव की तरफ जाता है और पूछता है कि तुम एक सच्चे इंसान हो और तुम मुझे बताओ कि ये खड्डा किसने खोदा है। मार्कस एम्यूनिच जो कि पास में ही खड़ा होता है, वो गवर्नर और साथ साथ अक्सिनाव को देखे जा रहा होता है। अक्सिनाव का कुछ भी कहता हो उससे पहले उसके होंठ, उसके हाथ पैर थोड़े से कांपने लग जाते हैं। काफ़ी लंबे समय तक वो कुछ शब्द भी नहीं बोल पाता। तब वो सोचता है कि ये व्यक्ति जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इसे मैं क्यों बचा रहा हूँ, इसने जो किया है उसके लिए सफ़र करने दो। तब वो सोचता है कि शायद मैं इसे बता दूंगा तो ये लोग इसे कोड़े मार मार कर इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे, इसे मार देंगे, और हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, और वैसे भी इसको बता देने से मेरे साथ क्या अच्छा होगा। तो वो बूढ़ा आदमी जो होता है अक्सिनाव, उससे गवर्नर का बार बार पूछ रहा होता है कि तुम मुझे सच बताओ कि ये खड्डा किसने खोदा है। तभी अक्सिनाव मार्कर की तरफ देखता है और कहता है
कि मैं नहीं बता सकता हूँ। गॉड मुझे इसको बताने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तुम मेरे साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। गवर्नर उससे काफ़ी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सिनाव एक भी शब्द नहीं बोलता है और इस तरह से उस मैटर को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन जब अक्सिनाव अपनी शेल्फ पर सो रहा होता है, तभी अंधेरे में उसे कोई अपने पास बिस्तर के पास आकर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो ध्यान से देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि मार्कर होता है। तो अक्सिनाव उससे पूछता है कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? लेकिन मार्कर कुछ भी नहीं कहता है। अक्सिनाव उठ कर के बैठता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं गार्ड्स को बुला दूंगा। तो मार्कर सेमेनिच अक्सिनाव के पास घुटनों के बल बैठता है और बोलता है, इवान दमित्रिच, मुझे माफ़ कर दो। अक्सिनाव कहता है, किस लिए? तो वो कहता है कि ये वही व्यक्ति हूँ, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने उस मर्चेंट को मारा था और मैंने ही उस नाइफ़ को तुम्हारे बैग में डाल दिया था और मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, लेकिन तभी बाहर से एक शोर सुनाई देता है जिसके कारण मैं चाकू को फटाफट तुम्हारे बैग में छुपा करके वहाँ से खिड़की से भाग जाता हूँ। अक्सिनाव चुप रहता है, कुछ भी नहीं कहता है। तो मार्कर उसके बेड से नीचे उतर कर के ग्राउंड पे बैठकर कहता है, इवान, मुझे माफ़ कर दो, ईश्वर के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं कन्फेस करता हूँ कि मैंने ही उस व्यापारी को मारा था और ये बात मैं उनके सामने भी मान लूँगा तो वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम अपने घर चले जाओगे। तो अक्सिनाव कहता है कि तुम्हारे लिए ये सब बोलना बहुत आसान है। ये मैं हूँ जिसने 26 सालों तक उस सज़ा को भुगता है और अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी वाइफ मर चुकी होगी, मेरे बच्चे अब तक मुझे भूल चुके होंगे और अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मार्कर सेमेनिच खड़ा होता है और फ्लोर पर अपने हेड को पटकने लग जाता है। इवान दमित्रिच, मुझे माफ़ कर दो। तो वो चिल्लाता है। तो सेमेनिच कहता है कि यदि ये लोग मुझे कोड़े से मारते तो शायद मुझे तब इतना दर्द ना होता जितना अब मुझे हो रहा है तुम्हें देख करके। क्राइस्ट के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं एक नीच व्यक्ति हूँ। और इस तरह से कहते हुए वो रोने लग जाता है। अक्सिनाव उसकी ये सारी बातें सुन रहा होता है और जब उसे रोते हुए देखता है तो वो स्वयं भी रोने लग जाता है और कहता है, ईश्वर तुम्हें माफ़ कर देंगे, शायद हो सकता है मैं तुमसे 100 गुना ज़्यादा वर्ड्स इंसान हूँ, ज़्यादा बुरा इंसान हूँ। और इस तरह से कहकर उस अपने हृदय को बहुत हल्का फील करता है। उसकी अब कोई इच्छा नहीं है, वो जेल से बाहर भी नहीं जाना चाहता है। उसकी अब अंतिम इच्छा है कि वो अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहा होता है, अपने लास्ट आवर को आने के लिए इच्छा कर रहा होता है कि वो जल्दी से अब मर जाए। उसके मना करने के बाद भी, अक्सिनाव के काफ़ी मना करने के बाद भी सेमेनिच जो है अपने जुर्म को कबूल कर देता है, अपने अपराध को मान लेता है। लेकिन जब तक अक्सिनाव के रिलीजिंग के ऑर्डर आते तब तक अक्सिनाव मर चुका होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।